ओह, शर्म मत करो, तुम शर्माते हुए और भी प्यारे लग रहे हो, उस लड़की ने फिर से उसे आंख मारते हुए कहा, जो उसे अंदर सपा में खींच कर ले जा रही थी। अरे मैं नहीं, मैं यहां कुछ बेचने आया हूं, विजय चिल्लाया। एक विक्रेता? बहुत अच्छे, फिर तो तुम्हें अंदर आना ही चाहिए, दूसरी लड़की ने विजय का दूसरा हाथ पकड़ते हुए कहा। विजय का चेहरा पके हुए सेब की तरह लाल हो गया था। उसका शरीर कठोर और उसके नियंत्रण से बाहर हो रहा था। तुम क्या बेच रहे हो, हैंडसम? उसके लेफ्ट साइड वाली लड़की ने पूछा। अरे कुछ ब्यूटी क्रीम, कॉस्मेटिक्स, विजय ने कहा। यह लगाने के लिए फ्री है। फ्री? फिर तो मैं एक बार ट्राई जरूर करूंगी, दूसरी लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। बात करते करते वो लोग अंदर सपा में घुस गए। वो अभी अंदर घुसे ही होंगे कि तभी सपा के बाहर रोड पर ब्रेक लगने की तेज आवाज सुनाई पड़ी। उसके बाद काफी सारे लोग एक एक करके अंदर घुस गए। हिलना मत, जमीन पर, अभी बैठो, पुलिस, घुटनों पर बैठो। इतना कहते ही विजय के सिर पर किसी अपराधी को धर दबोचने के लिए किया गया वार हुआ। क्या ये लोग मुझे भी गिरफ्तार करने वाले हैं? विजय घबरा गया था। वह मुड़कर सीधे बाहर निकलने वाला था, तभी पुलिस अधिकारियों का एक समूह सामने के दरवाजे से अंदर आया और भेड़ियों के झुंड की तरह उन सभी को धर दबोच लिया। उसके बगल में घुटनों के बल बैठी दोनों लड़कियां घबराकर चिल्लाने लगीं। अपना मुंह बंद करो, चुपचाप जमीन पर बैठे रहो, तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या? एक पुलिस वाले ने विजय और उसके साथ घुटनों के बल बैठी दोनों लड़कियों से चिल्लाते हुए कहा। हवलदार साहब, ये मेरा काम नहीं है, मैं यहां लड़कियों के लिए नहीं आया हूं, विजय ने एक हाथ उठाते हुए धीमी दबी हुई आवाज में कहा। हाँ, तुम पहले से ही यहां हो, तुम लड़कियों के लिए नहीं तो यहां कोई नाटक देखने आए हो। ओह, तुम तो अभी बहुत यंग दिख रहे हो। वाह लड़के, तुम तो खिलाड़ी निकले, एक पुलिस वाले ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। मैंने तुम्हारे जैसे बहुत लड़के देखे हैं, पहले तो वो ये गलत काम करने आते हैं और पकड़े जाने पर यही डायलॉग बोलते हैं, उस पुलिस वाले ने फिर से कहा। हवलदार साहब, वाक्य मैं निर्दोष हूं, मेरी बात का यकीन तो करो, विजय ने कहा। नीचे बैठे रहो, पुलिस वाले ने विजय पर हमला किया और उसे फर्श पर पटक दिया। फर्श पर पटके जाने से विजय के तन बदन में आग लग गई। उसके अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फूट गया, मगर वो सबके सामने एक पुलिस वाले को नहीं मार सकता था। एक पुलिस अधिकारी पर हमला करना एक बड़ा अपराध था, इसलिए वो गुस्से की घूंट पी शांत रहा। हमें माफ कर देना, हमारी वजह से तुम भी फंस गए, उन दोनों लड़कियों ने उससे माफी मांगते हुए कहा। OMG, मैं इतना अनलकी क्यों हूं, विजय ने मजबूरी भरी सांस छोड़ते हुए कहा। उसे लगा कि उसके लिए सब कुछ खत्म हो गया है। उसके पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई तरीका नहीं था। पुलिस वालों ने सपा के बाकी हिस्सों पर छापा मारा। हर तरफ से चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। कुछ लोग बिना कपड़े पहने ही कमरों से बाहर निकल आए थे। पुलिस ने उन सभी को फर्श पर धर दबोचा था। ओह, इतने सारे लोग, विजय ने अंदर से आते हुए नंगे अर्धनगे लोगों को हैरान होते हुए देख कहा। तभी उसने बाहर से आते हुए कदमों की आवाज सुनी, जो इस वक्त अंदर की ओर ही आ रहे थे। विजय ने यह देखने के लिए पीछे मुड़कर देखा आखिर कौन आ रहा है, मगर पीछे देखने पर तो वो वहां एकटक देखता ही रह गया। बाहर से एक फीमेल ऑफिसर अंदर आई। उसने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी, जिसका चेहरा कोमल, गोल और थोड़ी तेज थी। उसकी भौहें थोड़ी पतली थीं और उसके होंठ आकर्षक थे, जिसकी सुंदरता ने उसकी आत्मा तक को छू लिया था। उसका रंग बर्फ की तरह सफेद था। उसके लंबे सीधे बाल खुले हुए थे और चलते चलते धीरे धीरे झूल रहे थे। उसका फिगर एकदम मेंटेन किया गया हुआ था। उसके पैर लंबे और पतले थे, जिसे देख कोई भी आदमी उसे अपना दिल दे बैठे। उसने पहनी पुलिस ड्रेस फैशनेबल और यहां तक कि आकर्षक लग रही थी। विजय अकेला नहीं था जो उसे दरवाजे से अंदर आते हुए देख रहा था, बल्कि इस वक्त एक मर्दों के समूह की नजरें भी उसे ही घूर रही थीं। उसे देख सभी मर्दों की आंखें चौंधिया रखी थीं। शायद उन्होंने इस पहले इतनी हसीन फीमेल ऑफिसर नहीं देखी थी। ओह, क्या कमाल है, उसका फिगर तो देखो, उन गंदे मर्दों के ग्रुप से एक आदमी ने अपने बगल वाले से कहा। अगर मुझे इसके पैरों को सहलाने का मौका मिलता है तो मैं अगले 10 वर्षों तक इसका गुलाम बनकर रहूंगा, दूसरे आदमी ने उसको जवाब देते हुए कहा। इस वक्त उन लोगों की लार टपक रही थी। उनको देख उस फीमेल ऑफिसर की बोहें सिकुड़ गई।
और घृणा वाले एक्सप्रेशंस के साथ कहा, तुम सब गंदी नाली के कीड़े हो, कचरा कहीं के। लेकिन जब उस फीमेल ऑफिसर ने उन सभी जमीन पर झुके हुए लोगों को देखा, तभी उसकी नजर विजय के ऊपर आकर रुक गई। उसकी भौहें और भी खड़ी हो गई। आजकल बच्चे क्या सीख रहे हैं, इतनी कम उम्र में बड़ों का खेल खेल रहे, उसने कहा। विजय ने महसूस किया उस पर गलत आरोप लगाया जा रहा था। उसने तो कुछ भी गलत नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसे फंसाया जा रहा था। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ यहां कुछ बेचने आया था। अच्छा, तुमने कहा, और मैंने तुम पर विश्वास कर लिया, उस फीमेल ऑफिसर ने हंसते हुए कहा। फिर उस फीमेल ऑफिसर ने अंदर घुसकर सब कुछ अच्छे से देखा, कहीं कोई बचा तो नहीं। कुछ ही देर में वहां सन्नाटा छा गया। पुलिस का एक समूह लोगों के एक समूह को बाहर लेकर जाने लगा। उठो और चलना शुरू करो, एक पुलिस कांस्टेबल ने विजय सहित उन लोगों के समूह पर चिल्लाया। हवलदार साहब, विजय उठ खड़ा हुआ और हवलदार को समझाने की कोशिश करने लगा। चुप रहो, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो पुलिस स्टेशन जाकर अपना बयान देना, उस कांस्टेबल ने विजय पर चिल्लाते हुए कहा। अब विजय के पास चुपचाप चलने के अलावा कोई और चारा नहीं था। इनमें से कोई भी पुलिस ऑफिसर उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। जब पुलिस वालों ने उन सभी लोगों को पकड़ लिया तो वो लोग उनको वहां से पुलिस स्टेशन के लिए बाहर ले जाने लगे। वो फीमेल ऑफिसर इस वक्त दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर हिमंदी की तरह ठंडे भाव थे, मगर इससे उन मर्दों के समूह का उत्साह कम नहीं हुआ। उनकी उत्सुक आंखें तो उस फीमेल ऑफिसर के घुमावदार शरीर पर टकटकी लगा रही थीं, और वो लोग वहशी जानवरों की तरह आवाजें निकालने लगे। तुम लोग क्या कर रहे हो, चुपचाप चलो, एक कांस्टेबल ने उन लोगों को धक्का मारते हुए कहा। तभी विजय को किसी ने पीछे से धक्का मारा और वो उन लोगों के बीच से आगे आ गया। जब उस फीमेल ऑफिसर ने उसको देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गईं, क्योंकि उसे लगा यह भी उन्हीं लोगों में से है जो अभी उसे देख जानवरों की तरह चिल्ला रहे थे। जब विजय ने उसकी आंखों को अपने ऊपर महसूस किया तो वो आंखें चुराते हुए दूसरी ओर देखने लगा। जैसे ही विजय की आंखें दूसरी ओर घूमी, उसे अपनी आंख के कोने से दिखा एक आदमी भीड़ से निकल उस फीमेल ऑफिसर पर चाकू से वार करने वाला था। जब सभी पुलिस वालों की भी उस आदमी पर नजर गई, उनके हाव भाव बदल गए, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। उस आदमी ने उस फीमेल ऑफिसर पर चाकू से वार कर दिया था। अपने ऊपर हुए इस अचानक वार की उस फीमेल ऑफिसर को भी कोई उम्मीद नहीं थी, जिसे देख उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि अक्सर वेश्याओं के समूह को पकड़ते वक्त कोई ऐसा हिंसक हादसा नहीं होता था। मगर जैसे ही उस आदमी का चाकू उस फीमेल ऑफिसर को लगने वाले था, अचानक किसी बिजली की स्पीड से आई एक परछाई ने उसे अपने गले से लगा, वहां से हटा दिया। उस आदमी का वार खाली चला गया। तुरंत सभी पुलिस वाले हरकत में आए और उस आदमी को धर दबोचा, मगर जब उस परछाई ने उसे अचानक से पकड़कर दूसरी ओर हटाया था, उस फीमेल ऑफिसर के पैर लड़खड़ा गए और वो उस परछाई को अपने साथ लेकर नीचे गिर गई। जैसे ही उस परछाई और उसकी नजर आपस में मिली तो एक पल के लिए वो फीमेल ऑफिसर उसे देखते ही रह गई, क्योंकि यह कोई और नहीं बल्कि विजय ही था। जब उसने अपनी आंख के कोने से उस आदमी को वार करते देखा, वो अपनी कुछ दिन पहले ही बढ़ी शक्तियों का इस्तेमाल कर उस फीमेल ऑफिसर के पास किसी बिजली की स्पीड से पहुंच गया। विजय जब उस फीमेल ऑफिसर के ऊपर गिरा हुआ था, उसे एक मंत्र मुग्ध करने वाली खुशबू उसकी बॉडी से आ रही थी। उसकी बॉडी बहुत नरम थी, जैसे किसी तकिए की तरह गुदगुदी। लेकिन जब विजय ने उसकी गहरी काली चमकती आंखों में गुस्सा देखा तो उसे कुछ समझ आया और वो उसके ऊपर से उठने लगा, मगर तभी वो फिसल गया और वापस उसके ऊपर गिर गया और उसके हाथ किसी नरम चीज पर जा लगे। ये देख उस फीमेल ऑफिसर की आंखें बड़ी और गोल हो गईं। उसकी आंखों से इस वक्त आग के जलते हुए अंगारे निकल रहे थे। जब विजय को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो जल्दी से खड़ा हो गया। इस वक्त उसका चेहरा पके हुए सेब की तरह लाल हो गया। मैं सॉरी, मुझसे ये सब गलती से हो गया, मेरी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, उसने डरते हुए कहा। उस फीमेल ऑफिसर ने अपने दांत कसकर भींचे और विजय को ऐसे देखने लगी जैसे वो उसका आंखों ही आंखों से खून कर देगी। लेकिन जैसे ही विजय ने एक बार फिर से उसकी ओर देखा तो उससे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ और वो उससे चिल्लाते हुए बोली, बेशर्म, गंदे इंसान। विजय को लगा फिर से वो फीमेल ऑफिसर उसे गलत समझ रही है। एक तो उसने उसकी जान बचाई थी और इसके अलावा
वह शुक्रिया कहने के बजाय उसे ही बेशर्म और गंदा कह रही थी। भलाई को तो कुछ जमाना ही नहीं है, विजय ने एक गहरी सांस लेते हुए निराशाजनक आवाज में कहा। जल्दी चलो, भीड़ के सामने मौजूद एक पुलिस वाले ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। फिर उन सभी लोगों को एक पुलिस वैन में बैठाया गया और विजय भी उन सभी के साथ उसी वैन में था। फिर पुलिस वैन स्टेशन की ओर निकल पड़ी। कुछ देर बाद विजय एक इंटेरोगेशन रूम में सीधा बैठा हुआ था। उसके सामने 2 पुलिस ऑफिसर बैठे थे, जिनमें से एक खूबसूरत फीमेल ऑफिसर थी। उस फीमेल ऑफिसर के एक्सप्रेशन एकदम ठंडे थे और वो विजय को ऐसे देख रही थी जैसे उसको जान से मारकर कुत्तों को खिला देगी। तुम्हारा नाम क्या है? उस फीमेल ऑफिसर के बगल में बैठे मेल ऑफिसर ने पूछा। विजय, तुम्हारी उम्र क्या है और तुम कहां से हो? मैं 18 वर्ष का हूं और नगीना गांव से हूं। क्या तुम स्कूल जाते हो? नहीं, मैंने पिछले साल ही स्कूल छोड़ दिया था और अब एक डिलीवरी बॉय की जॉब करता हूं, विजय ने कहा। विजय का जवाब सुन मेल ऑफिसर की भौहें सिकुड़ गईं और उसने विजय को घृणा भरी नजरों से देखते हुए कहा, ओह, अच्छा, तभी तो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं जो तुम अभी से यह सब काम करने लग गए। वैसे तुम अपनी गलती मानते हो जो कुछ आज तुमने किया। जब उस पुलिस ऑफिसर ने विजय से कहा था कि तुम अपनी गलती मानते हो या नहीं, विजय ने भी अनजान बनते हुए कहा, मैंने कौन सी गलती की? विजय भला वो गलती क्यों मानता जो उसने कभी की ही नहीं। यू नॉनसेंस बॉय, उस ऑफिसर ने गुस्से में टेबल पर थप्पड़ मार जोर से चिल्लाते हुए कहा। तुम कह रहे हो तुमने कुछ नहीं किया, फिर भी तुम एक वेश्याओं के समूह के साथ पकड़े जाते हो। तुमने मुझे बेवकूफ समझा है क्या? मैंने सचमुच कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूं सर, विजय ने कहा। वो अपनी गलती नहीं मानना चाहता था, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो उसे कम से कम 2-3 सप्ताह के लिए लॉकअप में रखा जाता। यू नॉनसेंस, उस ऑफिसर की भौहें सिकुड़ गई और चेहरा गंभीर हो गया। तुमने सुना नहीं क्या? हमने तुम्हें वैश्यों के साथ पकड़ा। अगर तुम वहां गलत काम करने नहीं गए तो उनके साथ कंचे खेलने गए थे क्या? मैं सच में वहां वो गलत काम करने नहीं गया जो लोग आप समझ रहे हैं। सर, मैं तो वहां बस कुछ बेचने गया था। मैं एक सेल्समैन हूं। उन लड़कियों ने ही मुझे जबरदस्ती अंदर खींच लिया, विजय ने सफाई देते हुए कहा। क्या कहा तुमने सेल्समैन? 1 मिनट, तुमने तो अभी कुछ देर पहले बताया तुम एक डिलीवरी बॉय थे, उस ऑफिसर ने शक करते हुए कहा। हाँ, मैं एक डिलीवरी बॉय हूं। कौन कहता है कि एक डिलीवरी बॉय सेल्समैन के रूप में रात के अंधेरे में काम नहीं कर सकते? विजय ने कॉन्फिडेंस से कहा। इसके अलावा आपके पास इस बात का सबूत नहीं है कि मैंने कोई कानून तोड़ा है, और जहां तक मुझे पता है, भला मैं उन वैश्यों के लिए उनके साथ क्यों फंसूं? विजय ने कह तो दिया, मगर उसे मालूम था ये लोग उसकी किसी बात को नहीं समझेंगे और उसे भी एक मुजरिम ही समझेंगे। तुम सच में एक चालक लड़के हो, तुम्हें पता है बातों को गोल गोल कैसे घुमाने हैं, उस मेल ऑफिसर ने हंसते हुए कहा। फिर वो उस फीमेल ऑफिसर की ओर मुड़ा और उससे फुसफुसाते हुए बोला, अदिति, ये लड़का सख्त है। ऐसा लगता है कि हमारे पास जो कुछ है उससे हम इसे बंद नहीं कर पाएंगे। अदिति के भाव इस वक्त बर्फ की तरह ठंडे थे। वह अपने सामने बैठे लड़के को देखे जा रही थी। उसने अचानक टेबल को धक्का दिया और उठ खड़ी हुई। उसने एक कठोर नजर से विजय की ओर देखा जो नीचे बैठा था। यह लड़का कितना गंदा है, उसने अपने दिल में सोचा, क्योंकि उसे पहले का दृश्य याद था। उसने अपने दांत कस लिए। खुद को उसने विजय को थप्पड़ मारने से रोकने की बहुत कोशिश की। अदिति को बिल्कुल भी उसके इस बहाने पर विश्वास नहीं था कि वो एक सेल्समैन था। भले ही दिखने में विजय कोमल और किताबी लग रहा था और थोड़ा सुंदर भी था, लेकिन जैसा कि कहा जाता है, वह भेड़ के कपड़ों में भेड़िया भी हो सकता है। कौन जानता है कि उस मासूम चेहरे के नीचे एक गंदा चेहरा छुपा है या नहीं। आप क्या देख रही हैं? मैंने आपकी जान बचाई थी, विजय ने अदिति से कहा। अदिति ने गुस्से में टेबल पर जोर से थप्पड़ मारा। उसे फिर से कुछ देर पहले वाला सीन याद आ गया। ये लड़का मुझे पागल कर देगा, इसको पता है मुझे कैसे गुस्सा दिलाना है। अच्छा, तो फिर मुझे बताओ, तुम किस चीज को बेचने गए थे? उसके नुकीले दांतों से शब्द एक एक करके निकल रहे थे। ओह, वो एक ब्यूटी क्रीम है। विजय ने अपना बैकपैक खोला और अपनी हथेली के लगभग आधे आकार का एक छोटा धातु का डिब्बा निकालते हुए कहा। उसने ढक्कन खोल दिया।
डिब्बे के अंदर एक शुद्ध सफेद क्रीम थी जिससे एक खुशनुमा सुगंध निकल रही थी। यह ब्यूटी क्रीम प्राचीन जड़ी बूटियों से बनाई गई है। यह स्किन को सफेद कर सकती है और किसी भी दाग को हटा सकती है ताकि आपकी स्किन नरम और चमकदार हो जाए, विजय ने समझाया। यू नॉनसेंस बॉय, तुम किसे धोखा दे रहे हो? यह सब सरासर धोखा है, मेल ऑफिसर ने मजाक उड़ाते हुए कहा। सर, आप मेरी बात का विश्वास तो करो। मैं अपने पूर्वजों की कसम खा सकता हूं कि क्रीम काम करती है। क्या आप एक बार ट्राई कर दिखेंगी मैम? आप इसे फ्री में ले सकती हैं, विजय ने अदिति से कहा। इसे तुम अपने पास ही रखो, कौन जानता है कि इस बकवासी क्रीम के अंदर क्या है? अदिति ने उसे घृणा की नजरों से देखते हुए कहा। तो फिर कोई बात नहीं, विजय ने कड़वाहट से कहा। तभी इंटेरोगेशन रूम का दरवाजा खुलता है। एक पुलिस कांस्टेबल अंदर आया और अदिति के कान में कुछ फुसफुसाया। हमने अच्छे से चेक किया है, किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो आदमी एक हत्यारा था। यही कारण था कि उसने भागने की कोशिश करते हुए आप पर हमला किया। ऐसा लगता है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। जहां तक इस बच्चे की बात है, वो निर्दोष है। दोनों लड़कियों ने उसके लिए गवाही दी है। विजय ने राहत की सांस ली, मगर अदिति का चेहरा कठोर लग रहा था। क्या मैं अब जा सकता हूं, ऑफिसर? विजय ने कहा। इस वक्त उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान थी। अदिति ने मेज को धक्का दिया क्योंकि उसका चेहरा गुस्से से काला हो गया था। वह अपनी सीट से खड़ी हुई और अपनी आकर्षक आंखों से सीधे विजय की ओर देखने लगी। फिर वो गुस्से में मुड़ी और रूम से बाहर चली गई। अब तुम जा सकते हो, वहां खड़े उस मेल ऑफिसर ने उसे बताया। जब वह पुलिस स्टेशन से निकला तो अंधेरा हो चुका था। मुझे पहले अपनी बाइक लानी होगी, वो अभी भी पैराडाइज सपा के सामने होनी चाहिए। विजय ने अपना बैकपैक लटकाया और सपा की ओर निकल गया। शहर की रातें दिन के मुकाबले चकाचौंध करने वाली और रंगीन होती है। यहाँ अंधकार भी कहीं छुप जाता है। विजय रात की ठंडी हवा का आनंद लेते हुए सड़कों पर चलते हुए सुकून महसूस कर रहा था। उसके जीवन की दिशा पहले से ही बदल रही थी। जब तक वो इस सुहाने सफर पर चलता रहेगा, उसे इज्जत और पैसा दोनों की कभी कमी नहीं होगी। वो इन्हीं सोच विचार में सड़क पर तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़े जा रहा था। लेकिन तभी उसे चलते चलते किसी की आवाज सुनाई दी। ब्यूटीफुल गर्ल, कहां जा रही हो? आओ थोड़े हमारे साथ भी मजे कर लो। कुछ लोगों की हंसी से भरी आवाज सुनाई दी। उन लोगों के इंटेंशंस कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे। ये कितनी हॉट है यार, किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं लग रही है। अगर ये मेरे साथ रात गुजारने को तैयार हो जाए, मैं अपनी 3 साल की कमाई इसके नाम कर दूं। 3 साल क्या है, मैं 5 साल की कमाई देने को तैयार हूं। उन लोगों के मजाक के बीच में एक लड़की की कांपती हुई आवाज भी सुनी जा सकती थी। जाओ, चले जाओ, मुझे मत छुओ। वो रुक रुक कर बोल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो नशे में थी। विजय के जबड़े कस गए और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसके आगे की सड़क पर कुछ बार थे। शायद ये लोग वहीं से आए होंगे। विजय हमेशा से एक अच्छा लड़का रहा है। वो अपने सामने किसी को तंग करते हुए देखना बर्दाश्त नहीं कर पाता था। पिछली बार भी वो इसी दयालुता के चलते हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। पहले तो वो कमजोर होने के बावजूद भी लोगों की मदद करता था, मगर अब तो उसके पास कुछ शक्तियां भी थीं, जिनकी मदद से वो किसी की भी बिना डरे मदद कर सकता था। इसके अलावा हर गर्म खून वाले आदमी के दिल में हीरो बनने की इच्छा होती है। विजय भी उन्हीं में से एक था। यह मेरी शक्तियों को आजमाने का सही मौका है, विजय ने अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, और वो उन लोगों की ओर गर्मजोशी से बढ़ गया। बहुत जल्द उसने एक लड़की को लड़खड़ाते हुए देखा। उसके बाल बिखरे हुए थे, जिस वजह से वो उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। हालांकि उसका कामुक शरीर बहुत लुभावना था। उसका फिगर अच्छे से वेल मेंटेन था। उसने एक काली वेस्टर्न जैकेट और एक टाइट मिनी स्कर्ट पहनी हुई थी, जिसमें उसके शरीर के कर्व दिखाई दे रहे थे। उसके लंबे और सीधे पैर काले पैंटीहॉज में थे। उसने पैरों में हाई हील्स पहनी हुई थी, जो 7 या 8 सेंटीमीटर लंबी थी। वो लड़की बिल्कुल नशे में धुत थी और मुश्किल से अपना बैलेंस बनाए हुए थी। उसके पीछे 5-6 आदमी थे। वे गुंडों की तरह कपड़े पहने हुए थे और कहीं से भी अच्छे इंसान तो नहीं दिख रहे थे। ध्यान से चलो ब्यूटीफुल गर्ल, कहीं गिर मत जाना। रुको, हम तुम्हारी मदद करते हैं। तुम जानती नहीं मैं कौन हूं? आई एम गोल्डन स्पीयर। चलो मेरे साथ, आज रात हम मिलकर मजे करेंगे। ये गोल्डन स्पीयर नाम का आदमी शायद उन लोगों का लीडर था।
वो फिर अश्लील ढंग से मुस्कुराया और उस लड़की की ओर हाथ बढ़ाने लगा। रुको! सड़क पर एक झोर की आवाज सुनाई दी। वो लीडर डर गया और उसने अपना हाथ पीछे हटा लिया। वो हैरान था, आखिर इस वक्त वहां कौन आ गया। उसने चारों ओर देखा, तभी उसको सामने से आता एक यंग लड़का दिखाई दिया। ये मूर्ख कहां से आया? शायद इस लड़की को बचाकर हीरो बनना चाहता है। ये मजेदार है। वह अपना पेट पकड़ते हुए जोर जोर से हंसा। उसके पीछे खड़े सभी गुंडे भी हंसने लगे। इस बेवकूफ लड़के के दिमाग में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? शायद इसके दिमाग में गोबर भरा हुआ है। अपनी ओर आ रहे लड़के का मजाक उड़ाते हुए उन गुंडों ने कहा। उन गुंडों को देख ऐसा लग रहा था जैसे वो सभी 25-30 के रहे होंगे और उन्होंने गैंगस्टरों की तरह कपड़े पहने थे। उनके लीडर ने एक टाइट लेदर जैकेट पहनी हुई थी और उसके बाल पीले रंग के थे। उसकी आंखें झुकी हुई थीं और अश्लील नजर आ रही थीं। उस लीडर ने विजय की ओर देखा और हंसते हुए कहा, बच्चे, अपने काम पर ध्यान दें। आज मेरा मूड अच्छा है और मैं अपने हाथों को गंदा नहीं करना चाहता। वो फिर अपने आदमियों की ओर मुड़ा और उनको आदेश देते हुए कहा, जाओ, जल्दी इस लड़की को पकड़ो और अपने अड्डे पर लेके चलो। अपने बॉस का आदेश सुनते ही अन्य गुंडों ने उत्साह से अपनी हथेलियों को रगड़ा और उस लड़की की ओर बढ़ने लगे। रुको! विजय ने चिल्लाते हुए कहा और उन लोगों की ओर भागने लगा। उसे मत छूना, गंदी नाली के कीड़ों! बच्चे, अपने काम से काम रख, वरना तुम यहां से जिंदा बचकर नहीं जाओगे। एक गुंडे ने अपनी बाजू ऊपर की ओर मोड़ते हुए कहा, लेकिन विजय को अभी भी खुद की ओर आते देख उस गुंडे का चेहरा सख्त और डरावना हो गया और उसने विजय पर एक जोरदार मुक्के से वार किया। उस मुक्के में बहुत ताकत थी और वो किसी बिजली की स्पीड से हवा को चीरते हुए विजय की तरफ बढ़ रहा था। इस मुक्के की ताकत को देख एक आम आदमी घबराकर बेहोश हो जाता, लेकिन विजय अब कोई सिंपल लड़का नहीं रहा था। जब गुंडे ने अपनी मुट्ठी उठाई तो वो डरने की बजाय खुश दिखाई दे रहा था। अपनी ओर बढ़ते उस ताकतवर मुक्के को देख उसने भी अपनी मुट्ठी कसकर बंद की। बेवकूफ बच्चे, वो गुंडा मुस्कुराया, क्योंकि वो दिखने में काफी हट्टा कट्टा था। उसकी हाइट कम से कम 6 फुट की होगी। विजय तो उसके सामने एक दुबला पतला सा जवान लड़का था। क्या विजय अपनी बढ़ी हुई शक्तियों की मदद से इन गुंडों को मार पाएगा? दोनों की मुट्ठी एक दूसरे से टकरा गई। मुट्ठियों के टकराते ही उस गुंडे के चेहरे का रंग उड़ गया और वो एक जगह जमा का जमा रह गया। उसकी आंखें फट की फटी रह गईं। अब उसके चेहरे पर दर्द साफ देखा जा सकता था। उसके माथे से पानी भी टपकने लगा था। आह! उसकी दर्द भरी चीख शांत रात में चारों ओर फैल गई। वो आदमी कुछ कदम पीछे हटते हुए एक कार से जा टकराया। कार से टकराने के तुरंत बाद उसने अपना दाहिना हाथ पकड़ लिया और दर्द की वजह से कांपने लगा। इस वक्त उस गुंडे की आंखों में विजय को देख डर साफ साफ देखा जा सकता था। उसको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने किसी राक्षस को देख लिया हो। बाकी गुंडे उसकी ये हालत देख हैरान दिख रहे थे। उन लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक 17 या 18 वर्षीय जवान लड़के ने एक हट्टे कट्टे आदमी को केवल एक मुक्के से हरा दिया था। तू हमारे साथ मजाक कर रहा है ना? पीले बाल वाले गुंडे ने अविश्वास से अपनी आंखें रगड़ते हुए उस आदमी से पूछा। अपने मुक्के का उस आदमी पर इतना गहरा असर देख विजय खुद हैरान था। उसने तो पहाड़ी पर जाकर अपनी ताकत का टेस्ट किया था, मगर आज पहली बार उसने अपनी ताकत का असर किसी इंसान पर देखा था। हाँ भाई, तुम लोग अभी भी लड़ना चाहते हो या फिर चुपचाप यहां से पतली गली पकड़ निकल जाओगे? विजय ने उनसे मजे लेते हुए पूछा। अब उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। बच्चे, तू होता कौन है मुझे धमकी देने वाला? जब तू पैदा भी नहीं हुआ होगा तब से मैं इन इलाकों पर राज कर रहा हूं और तू मुझसे लड़ना चाहता है? मुझसे से तुझे शायद पता नहीं गोल्डन स्पेयर किस बला का नाम है। फिर उस गोल्डन स्पेयर नाम के आदमी ने अपनी पीठ से एक स्विच ब्लेड निकाला और विजय पर अटैक करने के लिए बढ़ा। उसके पीछे सभी गुंडों ने भी अपने अपने ब्लेड निकाले और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगे। बच्चे, आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। गोल्डन स्पेयर नाम के गुंडे का चेहरा सख्त था। उसने विजय की छाती पर ब्लेड घोंपने के लिए अपना हाथ उठाया। विजय ब्लेड को देखकर थोड़ा घबरा गया, क्योंकि पिछली बार भी वो एक चाकू की वजह से ही हॉस्पिटल में आधे महीने के लिए एडमिट रहा था। लेकिन उसने तुरंत अपनी घबराहट को छोड़ उन सभी पर फोकस किया और अपने तेज रिफ्लेक्स की मदद से सभी गुंडों की पोजीशन को एक बार अच्छे से देखा।
जैसे ही गोल्डन स्पेयर नाम के गुंडे की ब्लेड उसे लगने वाली थी, उसने अपने पैरों को ट्विस्ट किया और ब्लेड लगने से बच गया। लेकिन उसने फिर से एक बार अपने पैरों को ट्विस्ट किया और किसी बिजली की स्पीड से गोल्डन स्पेयर के छुरे वाले हाथ को पकड़ लिया और उस हाथ को किसी रबर बैंड की तरह मोड़ दिया। हर किसी को हड्डी टूटने की आवाज सुनाई दी और उसके तुरंत बाद एक दिल दहला देने वाली दर्द भरी आवाज सुनी, ब्रो डैनी। बाकी गुंडे उसकी मदद तो करना चाहते थे, लेकिन वो अभी उनसे थोड़ी दूरी पर थे। विजय की आंखों में जैसे खून उतर आया हो। उसने डैनी उर्फ गोल्डन स्पेयर को एक हाथ से ऊपर उठाया और उसे किसी फिरकनी की तरह फिराते हुए बाकी बचे गुंडों की तरफ बढ़ने लगा। अपने बॉस की यह हालत देख वो सभी गुंडे घबरा गए थे। तभी फिरता हुआ डैनी एक गुंडे के ऊपर आकर गिरा और वो गुंडा गिरकर बेहोश हो गया। विजय बचे गुंडों की ओर ऐसे झपटा जैसे कोई बाघ किसी भेड़ों के झुंड पर झपट रहा हो। अगले ही पल लात घूंसों के पड़ने की आवाजें गूंजने लगीं। लगभग 2 मिनट बाद सभी गुंडे बच्चों की तरह रोते हुए फर्श पर बिखरे पड़े थे। ओह, मजा आ गया आज तो, विजय ने अपने हाथों को झटका और एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोला। उन सभी गुंडों ने रोना छोड़ एक दूसरे को सहारा देकर खड़ा किया। एक पल के लिए विजय की आंखों में देखा, जिन्हें देख उनके सारे शरीर में कंकपी दौड़ गई और उन्होंने डरते और अटकते हुए कहा, यह लड़का इंसान नहीं है बल्कि इंसान के भेष में हैवान है। इतना कह वो सभी के सभी वहां से ऐसे दुम दबाकर भागे जैसे कोई कुत्ता शेर को देखकर भाग रहा हो। यार कैसे गुंडे थे, इतनी जल्दी भाग गए, अभी तो मजा आना चालू हुआ था, विजय ने कहा और उन लोगों के वहां से भागने के बाद पीछे मुड़कर देखा। पीछे वो लड़की नशे में धुत लड़खड़ाते हुए एक कार का सहारा लेकर खड़ी थी और ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी टाइम गिर सकती थी। विजय एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर भी आगे बढ़ गया। अरे मिस, आप ठीक तो हैं? उसने उस लड़की को सहारा देने के लिए एक हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन उस लड़की ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, नहीं, मुझे मत छुओ, चले जाओ। फिर वो तेज तेज किसी बच्चे की तरह खिलखिलाकर हंसने लगी। विजय के हाथ को दूर धकेलते वक्त वो आधी मुड़ गई थी। विजय को उसकी आकर्षक साइड प्रोफाइल दिखाई दी। उसकी स्किन बिल्कुल किसी हाथी के दांत की तरह सफेद, उसके मंत्रमुग्ध करने वाले लाल होंठ, लंबी सीधी नाक, उसकी पतली फीनिक्स आंखें। सच में इस लड़की को शायद ऊपर वाले ने फुर्सत में बनाया था। इस वक्त उसके काले घने लंबे बाल चांद की चांदनी रोशनी में इधर उधर लहरा रहे थे। उसकी खूबसूरती देख विजय की एक पल के लिए सांसें रुक गई थी। आज मेरे साथ क्या हो रहा है? एक दिन में दो खूबसूरत लड़कियों से सामना, विजय ने खुद से कहा। आज से पहले सड़कों पर चलते टाइम उसे कभी भी एक सुंदर लड़की की छाया तक नहीं मिली और आज तो दो लड़कियों से सामना हो गया। पहली तो वो फीमेल पुलिस ऑफिसर और दूसरी अभी उसके सामने खड़ी थी। ये दोनों लड़कियां ही एक से बढ़कर एक खूबसूरत थीं। दोनों की अपनी अपनी यूनिक पर्सनैलिटी थी। तभी उसके सामने खड़ी लड़की के पैर लड़खड़ाए और वो नीचे गिरने लगी, मगर इससे पहले वो नीचे गिर पाती, विजय ने उसे कमर से पकड़ लिया। हेलो मिस, आप ठीक है? आपका नाम क्या है? आप रहती कहाँ हैं? विजय ने जोर से पूछा। उस लड़की ने कुछ बड़बड़ाया, मगर विजय को उसके बड़बड़ाने से कुछ भी समझ नहीं आया, क्योंकि वो लड़की नशे में धुत थी, जिसे खुद ही नहीं पता वो क्या कह रही थी। कुछ देर बाद उसने बड़बड़ाना भी बंद कर दिया और विजय की बाहों में ही सौ गई। विजय उस लड़की को आंखें फाड़ कर देखे जा रहा था, क्योंकि अब उसे समझ नहीं आ रहा था वो करे तो करे क्या। विजय उसे यूं ही सड़क पर भी नहीं छोड़कर जा सकता था। विजय को अगर उसके घर के बारे में पता होता, शायद वो उसे वहां छोड़ देता, मगर उसे उसके घर का भी नहीं पता था। फिर मैं इसे एक होटल के कमरे में छोड़कर आ जाता हूं, वो केवल बस यही कर सकता था। विजय फिर उसे सहारा देकर पास ही की होटल में लेकर जाने लगा। उनसे लगभग 100 मीटर दूर एक होटल थी। होटल पहुंच विजय उसे गोद में उठाता है और एक रूम में ले जाता है। रूम में घुसने के बाद विजय ने उसे बेड पर फेंक दिया। फिर उस लड़की ने बेड पर पड़े पड़े ही कहा, गर्मी, यहाँ इतनी गर्मी क्यों है? वो नशे में बड़बड़ा रही थीं। फिर वो अपने कपड़े उतारने लगी। मिस, आप क्या कर रही हैं? विजय ने घबराते हुए कहा। जब वो अगले दिन उठती है और खुद को बिना कपड़ों के होटल रूम में पाती, पता नहीं वो खुद से कैसे नजरें मिला पाती। विजय ने फिर पास में पड़ा कंबल उठाया और उसको अच्छे से ढक दिया।
वो लड़की कंबल पकड़ते हुए पलट गई, फिर एक बार फिर से सो गई। उसको सोते देख विजय ने एक राहत की सांस ली और फिर सोफे पर बैठ गया। विजय उसको होटल रूम में अकेला छोड़कर नहीं गया और सुबह तक उसके होश में आने का इंतजार करने लगा। फिर उसने अपना बैकपैक खोला, कुछ औषधीय जड़ी बूटियों को निकाला और आध्यात्मिक तरल बनाना शुरू कर दिया। सुबह की चमकती धूप पर्दे में दरारों से होते हुए कमरे में आ रही थी, जिससे कमरा हल्का हल्का सा रोशन हो रखा था। विजय बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठा था। वो पूरी रात आध्यात्मिक तरल बना रहा था। इस वक्त उसका शरीर भी ज्ञान चक्र की रोशनी से चमक रहा था, लेकिन वो अभी भी ज्ञान चक्र के फर्स्ट लेवल पर था। ज्ञान चक्र 3 लेवल्स में बटा हुआ था, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल। ज्ञान चक्र के फर्स्ट लेवल में होने के बावजूद भी उसे कमजोर माना जा सकता था, क्योंकि वो जादू टोना करने या ताबीज बनाने में सक्षम नहीं था। इन तकनीकों के लिए उसे कम से कम ज्ञान चक्र के सेकंड लेवल और थर्ड लेवल पर महारत हासिल करनी पड़ती। उसने अंदाजा लगाया, शक्तियां बढ़ाने की इस स्पीड से वो बस कुछ और महीनों में सेकंड लेवल पर पहुंच जाएगा। विजय ने अपनी आंखें खोली जब उसने अपने चेहरे पर सूरज की रोशनी की किरण महसूस की। सुबह हो चुकी है, विजय ने उबासी ली और अंगड़ाई काटी। पूरी रात ना सोने के बावजूद भी वो अच्छे मूड में था। फिर उसने खिड़कियों पर लगे सभी पर्दे हटा दिए। सुबह की धूप सुकूनदायक महसूस हो रही थी। उसने मुड़कर देखा कि दूसरे बिस्तर पर कंबल के नीचे कुछ हलचल हुई। फिर कंबल के नीचे से एक सिर निकला। एक जोड़ी हाथों ने नींद भरी आंखों को मसला। एक लड़की उठी और अपनी बाहों को फैलाते हुए जम्हाई ली। बाहों को फैलाने से उसको ढकने वाला कंबल नीचे गिर गया। कंबल नीचे गिरते ही एक अद्भुत दृश्य दिखा। उस लड़की की पतली कमर पानी के सांप की तरह चमक रही थी। जैसे जैसे वो इधर उधर अंगड़ाई ले रही थीं, उसकी पतली कमर भी सांप की तरह इधर उधर लहरा रही थी। वो सुबह की धूप में किसी कलाकृति की तरह चमक रही थी। उसकी आलसी हरकतें उसे और भी आकर्षक बना रही थीं। विजय ने बिना पलक झपकाए उसकी ओर देखा। उसने महसूस किया कि उसकी नाक गर्म हो गई थी और लगभग खून निकलने ही वाला था। वो लड़की इस सब से बेखबर, बिना दुनिया की परवाह किए अंगड़ाई लेते हुए जम्हाई ले रही थी। लगभग 10 सेकंड बाद उसे एहसास हुआ कि कुछ तो ठीक नहीं था। उसने मुड़कर देखा कि विजय खिड़की के पास खड़ा है। फिर उसने अपने शरीर को देखा। उसका आकर्षक चेहरा पीला पड़ गया और उसने एक जोरदार चीख मारी। यू हफ्शी जानवर, तुमने मेरे साथ क्या किया? उसने कंबल को पकड़कर अपने शरीर के चारों ओर लपेट लिया। उसके चेहरे पर घबराहट और असहायता के भाव था। वो मानसिक रूप से टूटने की कगार पर थी। क्या उसकी इज्जत, जो उसने इतने सालों से सुरक्षित रखी थी, इतनी लापरवाही से खो गई थी? विजय ने जल्दबाजी में समझाया, मिस, आप गलत सोच रही हैं। मैंने कुछ नहीं किया। मैं कल एक बार के पास से गुजर रहा था जब मैंने कुछ गुंडों को आपको परेशान करते देखा, इसलिए मैंने उनका पीछा किया। मैंने आपको घर वापस भेजने के बारे में भी सोचा था, लेकिन आप बेहोश हो गई थी। मुझे नहीं पता था कि आप कहाँ रहती हो, इसलिए मैं आपको यहाँ ले आया। मैंने वास्तव में कुछ नहीं किया। आपने अपने कपड़े खुद ही उतारे थे। विजय की सारी बातें सुनकर उस लड़की के चेहरे के भाव थोड़े शांत हो गए थे। उसने धीरे से सांस ली। उसे अपने शरीर के साथ कुछ गलत हुआ भी महसूस नहीं हो रहा था। उसने याद करने की कोशिश की कि पिछली रात को क्या हुआ था। उसे सब कुछ याद आ गया था। विजय ने जो कुछ बताया था वो सब सच था। जब उसे खुद ही कपड़े उतारने की बात याद आई, उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। उसका चेहरा गुस्से में लाल हो रहा था। आई एम सॉरी। उसकी आवाज मच्छर की आवाज जैसी धीमी थी। इट्स ओके, विजय ने अजीब ढंग से कहा। फिर उन दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। क्या तुम थोड़ी देर के लिए पीछे पलट सकते हो? उस लड़की ने अपना सिर ऊपर उठाया और लगभग रिक्वेस्ट करते हुए कहा। ओके। विजय तुरंत दूसरी ओर मुड़ गया। उसके पीछे कपड़े पहनते हुए उस लड़की ने विजय से पूछा, कल रात जो तुमने मेरी मदद की उसके लिए थैंक्स। तुम अभी बहुत यंग हो। क्या तुम अभी भी एक स्टूडेंट हो? नहीं, मैं अब स्कूल नहीं जाता, मैं अब डिलीवरी करता हूं। विजय को यह बताते हुए अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि स्कूल छोड़ना उसके सबसे बड़े रिग्रेट्स में से एक था। ओह। उसने विजय की बात सुनी, फिर आगे कुछ नहीं बोली। विजय के होंठ कस गए। उसने सोचा कि वो उसे नीचा दिखा रही होगी। वो देख सकता था कि ये लड़की एक हाई प्रोफाइल बैकग्राउंड से है
वो या तो अमीर थी या फिर अमीर लोगों से अच्छी से जुड़ी हुई थी और उस जैसे गरीब लोगों को घटिया नजरों से देखती होगी। हो गया, उस लड़की ने कुछ मिनट बाद कहा। विजय ने मुड़कर देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसके सामने मौजूद लड़की ने उस पर एक अलग ही छाप छोड़ी थी। उसने ठीक से कपड़े पहने हुए थे और साथ ही आकर्षक भी लग रही थी। उसकी सुंदरता को बयान करने के लिए शब्द नहीं थे। तंग मिनीस्कर्ट और काली पैंटीहॉज में वो पहले से भी ज्यादा आकर्षक लग रही थी। उस लड़की ने फिर अपने पर्स से एक बिजनेस कार्ड निकाला और विजय को दिया। फिर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, "ये मेरा बिजनेस कार्ड है। यदि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम बिना झिझके मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो।" विजय ने उसे दिए गए कार्ड को ध्यान से देखा और हैरान रह गया। सोनम बाजवा, बाजवा कॉर्पोरेशन इंडस्ट्रीज प्रेसिडेंट। ये पढ़कर उसकी पलकें सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। ये तो बहुत अमीर खानदान से है और खुद भी एक प्रेसिडेंट की पोस्ट पर है, विजय ने अपने दिल में कहा। मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, इसीलिए मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। ओके बाय, मैं जा रही हूं। सोनम ने मुड़कर कमरे के दरवाजे की ओर रुख किया। उसने कुछ कदम चलने के बाद चलना बंद कर दिया। फिर अपना हैंडबैग खोला और अपना पर्स निकाला। उसने 100 रुपए के नोटों का एक बंडल निकाला और उसे विजय को सौंप दिया। इट्स फाइन। विजय ने हाथ हिलाकर इशारा किया कि उसे पैसा नहीं चाहिए, बस इन्हें रख लो, कम से कम रूम रेंट समझकर ही रख लो। सोनम ने जोर देकर कहा, तो ठीक है। विजय ने यह सोचकर पैसे ले लिए कि उसे बुरा ना लगे। ठीक है, ये तुम्हारे लिए है। विजय ने अपने बैकपैक से ब्यूटी क्रीम की एक बोतल निकालकर उसे देते हुए कहा, ये क्या है? सोनम ने अपनी भौहें सिकोड़ी और डाउट करते हुए पूछा। यह हैंडमेड ब्यूटी क्रीम है जो हमारे पारिवारिक नुस्खों द्वारा बनाई गई है, विजय ने कहा। पारिवारिक नुस्खा? वो हैरान दिख रही थी, लेकिन फिर सोनम ने क्रीम की बोतल ले ली। वो विजय को बुरा फील नहीं कराना चाहती थी। उसने फिर थैंक्स बोला और रूम से बाहर निकल गई। विजय ने उसको जाते हुए देखा। फिर उसने एक बार और उस बिजनेस कार्ड को अच्छे से देखा और उसे पॉकेट में रख लिया। ओ, मैं बाइक को कैसे भूल गया, विजय ने अपने माथे पर थप्पड़ मारते हुए कहा। उसे अभी अभी याद आया था कि उसकी 3 व्हीलर बाइक अभी भी पैराडाइज सपा के सामने खड़ी है। वो जल्दबाजी में सपा के सामने गया और पाया कि उसकी बाइक वहां से गायब थी। ओ नो, किस बास्टर्ड ने मेरी बाइक चुरा ली, विजय ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। बाइक चोरी होने पर विजय ज्यादा परेशान नहीं हुआ, क्योंकि वैसे भी वो बाइक काफी पुरानी हो चुकी थी। उसने फिर आनंद जी की फोन कर बोल दिया कि वो आज छुट्टी पर रहेगा और बस पकड़कर अपने गांव की ओर निकल गया। वो अभी अभी घर पहुंचा था, तभी उसे मिस्टर मोहन का फोन आया। हेलो विजय, तुम अभी तक यहां क्यों नहीं आए? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूं। बड़े भाई, मुझे सुबह सुबह कुछ जरूरी काम था जिसमें वक्त लग गया। मैं दोपहर तक शहर वापस आ जाऊंगा, विजय ने कहा। बड़े भाई, वैसे मिस ने ब्यूटी क्रीम ट्राई करी? उन्हें वो पसंद आई या नहीं? मिस्टर मोहन ने जोर से चिल्लाते हुए जवाब दिया। पसंद? वो उसे यूज करने के बाद से ही लगभग पागल हो रखी है। पागल हो गई है? नहीं नहीं, सचमुच पागल नहीं हुई है। वो खुशी से पागल हुई है और तब से ही वो तुम्हारे आने का इंतजार कर रही है। वैसे तुम्हारी ब्यूटी क्रीम चमत्कारी है, एकदम अद्भुत, मिस्टर मोहन ने फिर उत्साह भरी आवाज में कहा। विजय, शायद तुम्हारे पूर्वज कोई चमत्कारी बाबा रहे होंगे जो उनके पास इतने अद्भुत नुस्खे थे। हाँ, विजय अजीब तरह से हंसा। उसके पूर्वज और चमत्कारी बिल्कुल भी नहीं, वो तो बस किसान थे। विजय, याद रखना, जब आओ कुछ और बोतल भी साथ लेकर आना। पैसों की टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें पूरे पैसे दूंगा, मिस्टर मोहन ने शालीनता से कहा। ठीक है बड़े भाई, मैं जब शहर आऊंगा तो कुछ और बोतल लेते आऊंगा, विजय ने कहा और फिर फोन काट दिया। 1 बोतल, 2 बोतलें, 3 बोतलें। विजय ने वजन घटाने वाली हर्बल चाय की बोतल को गिना जो मेज पर एक कतार में खड़ी थी। कुल 20 बोतलें थीं। 20 बोतलें? मेरे पास बस इतना ही है, विजय घबराया। फिर वजन घटाने वाली हर्बल चाय की बोतलों को अपने बैकपैक में पैक किया। अगर वे 6,000 रुपए प्रति बोतल के हिसाब से बेचता है तो उसके पास 1,20,000 रुपए हो जाएंगे। और यह दूसरी औषधि, 1 बोतल, 2, 8 बोतलें, इतना ही काफी है। उसने दूसरी औषधि भी अपने बैकपैक में डाल ली। बची ब्यूटी क्रीम
उसके कुल मिलाकर 10 डिब्बे थे। सभी प्रोडक्ट्स को पैक करने के बाद उसका बैकपैक फूला गया था। उसने ध्यान से बैकपैक पहना और फिर घर से चला गया। शहर में उसने एक और 3 व्हीलर बाइक खरीदी और काम पर निकल गया। जब वे डीएलएफ लेजर पार्क पहुंचा तो दोपहर का समय हो चुका था। विजय, तुम आखिरकार आ ही गए। इस वक्त मिस्टर मोहन अपने घर के सामने खड़ा था। विजय को आते देख वो खुश होते हुए चिल्लाया। विजय केवल एक दिन के बाद ही मिस्टर मोहन को पहचान नहीं पा रहा था। पहले वो लगभग 100-120 किलो का था, लेकिन अब वो बस 70-75 किलो का रह गया था। उसके फेस पर भी कुछ बदलाव आए थे और वो पहले से अधिक सुंदर लग रहा था। मिस्टर मोहन के बगल में एक 30 वर्षीय महिला खड़ी थी। वो मिस्टर मोहन की पत्नी थी और उसका नाम राधिका था। हेलो बड़े भाई, मिस। अपनी बाइक से उतरते हुए विजय ने उनको विश किया। विजय, तुम्हारी ब्यूटी क्रीम सच में अद्भुत है। ये देखो, एक दिन के बाद ही मेरी स्किन बहुत सुंदर हो गई। राधिका ने अपने एक हाथ की स्किन दिखाते हुए कहा। फिर उसने अपना दूसरा हाथ भी दिखाया। दोनों हाथों की स्किन का रंग अलग दिख रहा था। राइट साइड के हाथ की स्किन गोरी थी और लेफ्ट साइड के हाथ की स्किन थोड़ी डल दिख रही थी। इट्स ऑसम, विजय ने सोचा। विजय, तुम और भी क्रीम लाए हो क्या? एक बार मुझे दिखाना, राधिका ने बेसब्र होते हुए कहा। हाँ, मैं 10 डिब्बे लेकर आया हूं। विजय ने अपना बैकपैक खोला और ब्यूटी क्रीम के डिब्बे निकाले। राधिका के चेहरे पर खुशी साफ साफ देखी जा सकती थी। मेरे लिए भी कुछ लाए हो क्या विजय? मिस्टर मोहन ने भी इम्पेशेंट होते हुए कहा। इतनी भी जल्दी किस बात की ब्रो? रुको, मैं देता हूं। विजय ने एक एक करके सेक्सुअल औषधि की बोतलें निकाली। मिस्टर मोहन ने बोतलों को अपनी बाहों में ऐसे रखा जैसे वो अमूल्य खजाने हों। ओ माय गॉड, 8 बोतलें! मिस्टर मोहन ने खुश होते हुए कहा। और वजन घटाने वाली हर्बल चाय भी हैं। कुल 20 बोतलें। क्या आप उन सभी को लेना चाहते हो बड़े भाई? विजय ने मोहन से पूछा। बेशक, मैं उन्हें क्यों नहीं चाहूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ भी होगा मैं ले लूंगा। मेरे दोस्तों ने इसे आजमाया था, अब उनको और भी हर्बल चाय चाहिए, मिस्टर मोहन ने कहा। तो ठीक है। विजय ने उसे पूरा बैकपैक ही दे दिया। रुको जरा, मुझे इनका हिसाब लगाने दो। ये औषधि, मैं तुम्हें इनके लिए 20-20 हजार रुपए दूंगा, इसलिए 8 बोतलें के 1,60,000 हुए। वजन घटाने की दवाएं के 6,000, नहीं 8,000। मेरे दोस्तों के पास बहुत पैसा है और आप जो भी कीमत मांगेंगे वे खरीद लेंगे, तो इनका भी 1,60,000। जहां तक ब्यूटी क्रीम की बात है, उसकी कीमत क्या है विजय? बड़े भाई, वो आप ही डिसाइड कर लो, विजय ने कहा। हम 5,000 ठीक है, तो 10 डिब्बों के हुए 50,000। कुल मिलाकर 3,70,000 रुपए हो गए। विजय, मैं इन पैसों को तुम्हारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा दूंगा, मिस्टर मोहन ने कहा। ठीक है, विजय ने जवाब दिया। मिस्टर मोहन ने विजय की 3 व्हीलर बाइक पर रखे डिलीवरी पैकेज देखे और कहा, विजय, तुम्हारे पास अब तो काफी पैसा आ चुका है, फिर भी तुम डिलीवरी क्यों कर रहे हो? विजय, तुम्हें नहीं पता, मैंने कभी किसी की तारीफ नहीं की। सच में तुम पहले इंसान हो जिसको मैंने इतना एडमायर किया। विजय, तुम एक बहुत टैलेंटेड लड़के हो, फिर तुम अभी भी क्यों एक डिलीवरी बॉय की जॉब कर रहे हो? तुम बस इन प्रोडक्ट से ही काफी पैसे बना सकते हो। ठीक है, राधिका ने आगे कहा। विजय, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? अगर नहीं तो मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी लड़की देखूंगी। इट्स फाइन। विजय को शर्म आ गई। अरे बेटा, तुम्हें शर्म क्यों आ रही है? राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा। विजय ने दोनों लोगों को अलविदा कहा, फिर अपनी 3 व्हीलर बाइक पर बैठ वहां से निकल गया। बाइक पर चलते उसने सोचा अब उसे नौकरी छोड़ देनी चाहिए। उसके पास अभी भी पहले मिले पैसों में से लगभग 60,000 रुपए बचे थे और अब के 3,70,000 लगाकर उसके पास 4,30,000 रुपए हो गए थे। सच में बस किस्मत का खेल होता है। कल तक उसके पास खाना खाने के लिए मुश्किल से पैसे बचते थे, लेकिन अब वो बस एक दिन में 2-3 लाख कमा सकता है। अगर वो ऐसे ही प्रोडक्ट्स बेचता रहा, भविष्य में उसके पास और भी ज्यादा पैसे होंगे। यह देखते हुए कि इस समय उसके पास कुछ भी करने के लिए नहीं है, उसे इस बीच पैकेज देने में कोई दिक्कत नहीं थी। इसके अलावा जब वो हॉस्पिटल में एडमिट था तो आनंद जी ने उसकी नौकरी किसी और को नहीं दी, इसलिए तुरंत अपनी नौकरी छोड़ना कोई अच्छी बात नहीं होगी। उसने अब भी कुछ और समय के लिए जॉब पर रहना का डिसाइड किया
ताकि आनंद जी पहले से ही उसका रिप्लेसमेंट ढूंढ ले। तभी उसकी जेब में रखा फोन वाइब्रेट करने लगा। उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आया हुआ था जो बैंक अकाउंट में पैसे क्रेडिट होने का था। क्या विजय जल्द ही नौकरी छोड़ने वाला है? विजय को एक नोटिफिकेशन आया था, 4,30,000। विजय के दिल की धड़कन रुक गई। अगर यह पहले की बात होती तो उसे नहीं पता था कि वह अपने पूरे जीवन में कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी इतना पैसा बचा सकता था या नहीं। क्या मुझे अपने लिए कुछ खरीदना चाहिए? अपने पहने हुए घटिया कपड़ों को देखते हुए उसने सोचा। उसने अपने हाथ में पुराना फोन और पैरों में फटे जूतों को भी देखा। उसने कुछ देर तक इसके बारे में सोचा, फिर सिर हिलाया। कोई बात नहीं, ये इतने भी जरूरी नहीं है। 4,30,000 ज्यादा नहीं होते, और मैं इन्हें कुछ जरूरी चीजों पर खर्च करना पसंद करूंगा, जैसे कि औषधीय जड़ी बूटियां। अगर मैं जल्द ही ज्ञान चक्र के सेकंड लेवल पर पहुंच गया तो मैं जादू टोना करना भी शुरू कर सकता हूं। कपड़े और अन्य सामान सब मुंह माया हैं, वो ज्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, पर मुझे आनंद अंकल के लिए कुछ खरीदना चाहिए। फिर उसे अचानक मिस राधिका की कही बात याद आ गई। एक प्रेमिका के बारे में। विजय ने आह भरी। उसके दिमाग में एक छाया दिखाई दी। वो एक पोनीटेल वाली लड़की थी जो सुंदर, प्यारी और कोमल लग रही थी, और जब वो हंसती तो उसके गालों पर 2 प्यारे डिंपल दिखाई पड़ते। इस लड़की का नाम लावण्या था। वो उसकी पहली क्रश और गर्लफ्रेंड थी। स्कूल टाइम में वो एक कैजुअल रिलेशनशिप में थे, हालांकि बाद में उसकी जगह किसी और ने ले ली थी। वह व्यक्ति तनवीर था, जो मेवात मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल का बेटा था। इसी चक्कर में विजय का तनवीर से झगड़ा हुआ था और बाद में उसे स्कूल से निकाल दिया गया। असल में इस झगड़े की शुरुआत पहले तनवीर ने की थी। उसी ने पहले विजय को मुक्का मारा था, लेकिन वो प्रिंसिपल का बेटा था, इसलिए सभी ने उसे ही ठीक समझा और सारा ब्लेम विजय पर लगाकर स्कूल से निकलवा दिया। स्कूल छोड़ने और समय से पहले समाज में प्रवेश करने के बाद विजय ने गरीबी के कगार पर जीवित रहने के लिए संघर्ष किया था। उसने फिर कभी भी रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचा। अब जब राधिका ने इसका जिक्र किया था तो उसकी यादें ताजा हो गई थीं। ये सब सोचते सोचते उसका ध्यान मिस अहाना पर चला गया। उसका सुंदर चेहरा उसके दिमाग में आ गया। वो अपनी बाइक से नीचे उतर गया और एक पैकेज देखने लगा। उस पैकेज पर लिखे एड्रेस को देख उसकी नजर वहीं अटक गई। लेजर पार्क, हाउस नंबर 7। यह तो मिस अहाना के लिए है। विजय एड्रेस पढ़ते हुए हैरान दिख रहा था, क्योंकि ये एक संयोग ही था। कुछ देर पहले वो मिस अहाना के बारे में ही सोच रहा था। उसने उसे फोन किया और पाया कि वो अभी घर पर ही है। फिर जल्दबाजी में घर नंबर 7 पर चला गया। उसने दरवाजे की घंटी बजाई और जल्दी ही दरवाजा खोल दिया गया। भीतर से एक सुंदर लड़की दिखाई दी। मिस अहाना। विजय ने अपना सिर नीचे किया और उसे ग्रीट किया। तुम यहां हो? मिस अहाना ने दरवाजे का सहारा लेकर खड़े होते हुए कहा। उसकी भौहें हिली और अजीब ढंग से अपने सामने खड़े लड़के को देखने लगीं। मैंने इस लड़के को बस कुछ दिनों से नहीं देखा, और मुझे क्यों लग रहा है कि यह लड़का बहुत बदल गया है। उसकी आभा अब पूरी तरह से अलग है। अहाना ने मन में ही सोचा। अरे विजय, मैंने तुम्हें पिछले कुछ दिनों से नहीं देखा है और तुम सुंदर हो गए हो। उसने अपना मुंह ढक लिया और हंस पड़ी। उसकी आवाज में टोंट छिपा हुआ था। विजय शर्माते हुए अपने सिर के पिछले हिस्से को रगड़ने लगा। मेरा मजाक मत उड़ाओ मिस अहाना, मैं सच बोल रही हूं। तुम पहले से बहुत सुंदर लग रहे हो, मिस अहाना ने कहा। अहाना उसकी ओर बढ़ी और अपना सिर झुकाकर उसके चेहरे को करीब से देखने लगी। अहाना जब विजय के करीब आई, वो उसकी सुगंध को महसूस कर सकता था। सच में तुम्हारी स्किन गोरी हो गई है। डोंट टेल मी, राधिका सच कह रही थी। कैसा सच? विजय उलझन में था। ब्यूटी क्रीम, मिस राधिका ने कल मुझे उसके बारे में बताया था। उसने कहा कि उसने तुमसे एक ब्यूटी क्रीम का डिब्बा खरीदा था। उसने कहा कि यह किसी तरह के प्राचीन नुस्खे द्वारा बनाई गई थी। पहले तो मुझे उस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अब जब मैं तुम्हें देख रही हूं तो मुझे लगता है वो सोच बोल रही थी। ओ, विजय ने जवाब दिया। मिस अहाना जिस मिस राधिका के बारे में बात कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर मोहन की वाइफ राधिका थी। और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि मिस अहाना उनको जानती थी, क्योंकि वो दोनों ही लेजर पार्क में रहती थीं। हाँ, मेरे पास एक ऐसी ब्यूटी क्रीम है। मिस राधिका ने भी 10 डिब्बे खरीदे थे, विजय ने कहा। लेकिन मुझे नहीं लगता आपको उस क्रीम की जरूरत है।
क्योंकि आपकी स्किन तो पहले से ही बहुत सुंदर है। मिस अहाना हंस पड़ी। तुम कितने फनी हो विजय। फिर उसने हैरान होते हुए आगे कहा। क्या कहा तुमने? मिस राधिका ने 10 डिब्बे खरीदे। फिर तो ये जरूर कोई अच्छी क्रीम होगी। क्या तुम्हारे पास और भी है? मुझे भी एक बार ट्राई करके देखनी है। ठीक है, मैं उसे आपको दोपहर में डिलीवर कर दूंगा। कितने पैसे की है? ओम। विजय हिचकिचाया। 5000, लेकिन पहली मुफ्त है। अगर आपको और चाहिए तो मिस अहाना मैं आपको कुछ डिस्काउंट भी दे दूंगा। अब हैरान होने की बारी मिस अहाना की थी। उसकी आकर्षक आंखें चौड़ी चौड़ी होकर खुल गईं और अजीब ढंग से विजय को देखने लगीं। उसने सोचा कि विजय उसके साथ मजाक कर रहा था। यह थोड़ा हास्यास्पद था कि घर में बनी ब्यूटी क्रीम के एक डिब्बा 5000 रुपए का था। क्या यह लड़का पागल था या वह पागल थी? मिस राधिका, उसने सच में इसे खरीदा था 5-5 हजार में? मिस अहाना की आवाज सूखी थी। हाँ, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप उनसे पूछ सकती हैं। मिस अहाना ने विजय को बहुत देर तक देखा और फिर वह मुस्कुराई। ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है। तुम दोपहर बाद एक डिब्बे की डिलीवरी कर देना। मैं भी उस ब्यूटी क्रीम के चमत्कार को देखना चाहती हूं। ठीक है, विजय ने जवाब दिया। पैकेज देने के बाद विजय ने आनंद अंकल के लिए कुछ सिगरेट और बढ़िया शराब खरीदी। उसने उसे बताया कि वह एक अच्छे आदमी से मिला और उसका कुछ काम करने के बाद उसे अच्छे खासे पैसे मिल गए। उसके बाद वो कुछ ब्यूटी क्रीम बनाने के लिए घर लौटा, जिसके बाद उसने उसे मिस अहाना को दे दिया। विजय फिर अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही दिन के समय डिलीवरी करता और औषधियां बनाता और रात में अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए ध्यान लगाता। उसने हर दिन आध्यात्मिक तरल की 2-2 बोतलें अवशोषित की और अपनी शक्तियों को बढ़ाने की रफ्तार को तेज कर दिया। मगर इस तरह शक्तियां बढ़ाने में बहुत खर्चा आता था। आध्यात्मिक तरल की एक बोतल को बनाने के लिए 15,000 रुपए की जड़ी बूटियां लगती थीं। इसका मतलब डेली 2 बोतलों का खर्चा 30,000 रुपए का थे। ये पैसे जलाने जैसा था। उसने अन्य औषधि और क्रीमों की एक सूची भी तैयार की थी। उसने पैकेजिंग डिजाइन में सुधार करने का भी सोचा ताकि उनकी मार्केटिंग में कोई कमी ना रहे। लगभग 1 सप्ताह बाद उसे मिस्टर मोहन का फोन आया। अरे विजय, क्या तुम्हारे पास और हर्बल चाय है? मेरे वे दोस्त मुझे हर दिन उस बढ़िया चाय के लिए परेशान करते हैं। मैं लगभग पागल हो जाऊंगा। और उस कामोद्दीपक औषधि को तो बहुत से लोग चाहते हैं। कॉल के बाद विजय लेजर पार्क जाता है। उसने कामोद्दीपक औषधि की 10 बोतलें, वजन घटाने वाली औषधि की 20 बोतलें और ब्यूटी क्रीम के 10 डिब्बे मिस्टर मोहन को दिए। इन सब का अमाउंट लगभग 4 लाख रुपए हुआ था। अरे विजय, मैंने अपने उन दोस्तों को तुम्हारे बारे में बताया और वो लोग तुमसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक हैं और तुम्हें अच्छे से जानना चाहते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? विजय हिचकिचाया। अरे, इसमें सोचने की क्या बात है? मेरे सभी दोस्त पॉलिटिशियन और ऑफिसर हैं। यदि तुम उनसे जान पहचान बढ़ा लोगे तो यह फ्यूचर में तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। विजय ने इस पर थोड़ी देर सोचा, फिर मान गया। ठीक है, यह तय रहा। मैं कल रात तुमको उनसे मिलाने के लिए लेकर चलूंगा। इट्स ओके विजय, लेकिन मुझे तुम्हारे कपड़ों से कोई दिक्कत तो नहीं, पर फिर भी तुम कल कुछ अच्छे कपड़े पहन लेना। अब तो तुम्हारे पास काफी पैसा है, तो कुछ पैसे खर्च करने में बुराई नहीं। जैसा कि कहा जाता है, जो दिखता है वहीं बिकता है। विजय फिर मिस्टर मोहन को कल रात मिलने का बोल वहां से आ जाता है। वो अपनी बाइक पर चलते चलते सोच रहा था, उसने इनसे बेहतर कपड़े कभी नहीं खरीदे थे। कुछ देर सोचने के बाद वो अपनी 3 व्हीलर बाइक से DLF मॉल आ गया था। DLF मॉल गुड़गांव शहर के सबसे बड़े मॉल्स में से एक था। यहां अलग अलग तरह के ब्रांड्स के कपड़े मिलते थे। कुछ ब्रांड्स के कपड़े तो इतने महंगे थे जिन्हें खरीदना हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। विजय ने जब मॉल में कदम रखा तो उसको अनगिनत नजरें अजीब तरह से घूरने लगी थी। कुछ नजरें तिरस्कार भरी तो कुछ घृणा भरी थी। उस समय विजय ने एक सफेद शर्ट और एक फटी हुई जीन्स पहनी हुई थी और उसके जूते भी थोड़े फटे हुए थे और यहां तक कि उसके बाल भी गंदे थे। इस तरह के कपड़े पहने वो बहुत गरीब दिख रहा था, क्योंकि पहले पुराने जमाने में लोग इसी तरह के रंग बिरंगे कपड़े पहनते थे जिनको फैशन का F भी नहीं पता होता था। देखो, वो गरीब लड़का कहां घुसा जा रहा है। अरे, वो गरीब लड़का DLF मॉल में जाने की कोशिश कर रहा है। क्या उसे पता नहीं?
वो कहाँ जा रहा है। अगर वो वहां से कपड़े का एक टुकड़ा भी खरीदेगा, उसकी पूरे महीने की पगार उसी में चली जाएगी। आसपास के लोग फुसफुसाकर बातें कर रहे थे। विजय ने गुस्से में अपनी मुट्ठियों को बंद करा और उन लोगों को नजरअंदाज करते हुए अंदर चलना जारी रखा। चारों ओर देखते हुए वह एक शॉप में घुस गया। दुकान में खड़ी एक सेल्स गर्ल ने उसे देखा और भौहें सिकोड़ते हुए अजीब सा चेहरा बना लिया। यहां तक कि उसके तिरस्कार भरे भाव साफ देखे जा सकते थे। इस तरह का गरीब फटीचर लड़का DLF मॉल में किया कर रहा है। उस सेल्स गर्ल ने विजय को देख मन ही मन सोचा। विजय को एक बिजनेस सूट को छूने के लिए आगे बढ़ते हुए देखकर वह तुरंत चिल्लाई, इसे मत छुओ, तुम उस सूट को नहीं खरीद पाओगे। विजय की आंखें गुस्से में छोटी हो गईं, लेकिन वो सेल्स गर्ल की बात सुनकर भी नहीं रुका और उस बिजनेस सूट को छू कर देखने लगा। अरे तुम बहरे हो क्या? मैंने तुमसे कहा था कि मत छुओ, क्या तुमने सुना नहीं? ये कपड़े महंगे हैं, अगर ये गंदे हो गए तो क्या तुम इनकी कीमत चुका सकते हो? सेल्स गर्ल गुस्से में चिल्लाते हुए उसके पास आ गई। विजय ने प्राइस टैग पर नजर डाली और हंसते हुए कहा, बस 9,000, ये ज्यादा है क्या? ओ हेलो मिस्टर फटीचर, 9,000 ज्यादा तो नहीं, लेकिन तुम्हारी भिखारी जैसी हालत देख लगता नहीं कि तुम इसको छूना भी अफोर्ड कर सकते हो। इस बिजनेस सूट को खरीदने के तो बस सपने देखो। सेल्स गर्ल ने उसको एक गुस्से भरी नजर से देखा और उस बिजनेस सूट को पकड़ लिया। विजय ने अपनी आंखें छोटी कर लीं और उसका चेहरा और ज्यादा उदास हो गया। उसने फिर ठंडे भाव से कहा, आखिर आजकल के वर्कर्स को क्या हो गया है जो ये लोग कस्टमर को अटेंड करने की जगह उनके कपड़े देखकर जज करने लगे? क्या विजय उस सेल्स गर्ल को सबक सिखाएगा?